क्वेश्चन नंबर 3.14 हमें गिवन है। वैसे तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर पहली बार स्टूडेंट के सामने आ जाए तो क्वेश्चन को समझ पाना कि वो कह क्या रहा है कभी कभी जो है मुश्किल हो जाता है। बाकी तो बहुत ज़्यादा इजी है एकदम। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक द अर्थ सरफेस हैज नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अर्थ सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है ये है 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को दे दे रहा हूँ, उसके बाद ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नाउ तो 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये हो गई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर एंड सरफेस रिजल्ट्स इन अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर। तो कह रहा है कि लेट से ये हमारे पास देखो एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर की टॉप लेयर और अर्थ की सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है दैट इज 400 किलोवोल्ट, दैट इज 400 किलोवोल्ट। ओके नाउ तो हमने मान लिया कि भाई इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया 400 किलोवोल्ट। ठीक है, चलिए मान लिया हमने। अभी देखिए क्या कह रहा है उसमें, जिसके कारण से ये जैसे मान के चलो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो भाई करंट बनता है कितने का 1800 एम्पियर। करंट बनना मतलब लाइटनिंग वगैरह बिजली वगैरह चमकना, तो कितना करंट बन रहा है 800 एम्पियर का। नाउ कह रहा है कि हाउ मच टाइम रफली वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। ठीक, कितना टाइम लगेगा इस अर्थ सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में। देखिए पहली चीज आप ये समझ लें कि इसके पास जितना चार्ज है उतना ही चार्ज ऊपर से ही आएगा। दैट मीन्स अगर इसके पास +2 कूलाम चार्ज है तो ऊपर से भी +2 कूलाम चार्ज आएगा, तब जाकर के न्यूट्रलाइज होगी। तो अर्थ की सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू एटमोस्फेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है नाउ? तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई टाइम हमें निकालना है, तो टाइम का करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू Q/T। क्लियर है नाउ? तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम विल बी Q/I। टाइम Q क्या है सिग्मा इंटू ए, सरफेस पर है ना चार्ज, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन आई, बस खत्म। अब तो आप जानते ही हो। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, लाइक रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, तो T इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा आपका अच्छा Q हो गया आपका सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा क्या है आपका, ये है आपका गिवन है हमको ये 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁹। एरिया क्या है पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अर्थ की रेडियस का स्क्वायर अपॉन करंट कितना है 1800 एम्पियर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 283 सेकेंड। ठीक है अप्रॉक्स, तो मतलब इतना टाइम इसको लग जाएगा 283 सेकेंड, ऑल्दो दिस कंडीशन इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। ठीक है नाउ तो अभी हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज योर 3.15। कंडीशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सो दैट इट विल सेव आवर टाइम। ओके नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 3.15 में हमें गिवन है से हमारे पास 6 सेल है। देयर आर 6 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज ईच हैविंग इंटर रेजिस्टेंस 0.015 ओम। हर सेल की जो ईएमएफ है दैट इज 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट। क्लियर है? अभी आपसे पूछ रहा है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। इस पूरे सप्लाई में कितना करंट होगा, दैट मीन्स इस पूरे कॉम्बिनेशन के कारण इस सर्किट में कितना जो है कितना करंट होगा। तो करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सो I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अभी आप ये बताइए, ये तो एक सेल के लिए, अगर सीरीज में देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स तो भाई ये हो जाएगा NE। क्लियर नाउ? अभी I इज इक्वल टू n, कितनी सेल है भाई 6 सेल्स, तो 6 इंटू
हर सेल का EMF 2। कैपिटल R कितना है 8.5 इंटू स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल की है 0.015, इसमें 6 सेल हैं तो ये हो जाएगी 15 6 90, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 ओम। ठीक है, ये टोटल R की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 0.015, सो I इज इक्वल टू 6 इंटू 2, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपका हो जाएगा 8.59। 8.59 से आप इसको डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट आंसर ऑफ अप्रॉक्स 1.4 एम्पियर। कितना? 1.4 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेशन आप इसकी करते रहिए आराम से। तो इस पूरी सर्किट में आपको जो करंट मिलेगा दैट विल बी 1.4 एम्पियर। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सप्लाई, क्या आपसे वो पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज निकाल के दिखाओ मुझे एक सेल का तो नहीं पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है कि इस पूरे सप्लाई का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, मतलब इसके कारण पूरा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ये हो जाता है आपके पास कैपिटल V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है 1.4, और उसके बाद रेजिस्टेंस कितनी है 8.5। अगर आप यहां पर इनटू कर दें तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, 14 5 जा 14 8 जा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 98 112, दैट मीन्स आपका 119। ठीक है, और ये आपका 11.9। ठीक है, तो ये आपका 11.9 वोल्ट निकल के आ गया। समझे? टर्मिनल वोल्टेज वैसे तो जो है आपका 12 वोल्ट होना चाहिए था, बट टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया 11.9 वोल्ट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको इस क्वेश्चन में बी पार्ट बना के दिया हुआ है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक सेल है, ठीक है, जिसका EMF है 1.9 वोल्ट। इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम। कह रहा है कि भाई मैक्सिमम करंट क्या होगा इस सर्किट में। तो फिर वही बात, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में इसने कोई आवाज नहीं की, कुछ मेंशन नहीं किया। तो हमें पता है कि मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है E/R। ये सबसे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है नाउ, तो EMF कितना है 1.9 और ये है आपके पास 380। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये और ज़्यादा जो है हो जाएगा 1/200, तो 1/200 आपका हो जाएगा 0.005 एम्पियर। यही मैक्सिमम करंट बस में से फ्लो पाएगा। अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी कुछ भी तो फिर जो है करंट की वैल्यू और डाउन करेगी। क्लियर है नाउ? तो ये हो गया 3.15। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3.16। क्वेश्चन नंबर 3.16 में हमें गिवन है से वी हैव टू वायर्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर। दोनों वायर की लेंथ और रेजिस्टेंस सेम है। रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम की 2.7 है। इट इज नॉट डेंसिटी, इट इज रिलेटिव डेंसिटी। और इसके साथ साथ रिलेटिव डेंसिटी कॉपर की है 8.9। रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की जो गिवन है दैट इज 2.63 10⁻⁸। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस वैल्यू। तो आपको यहां पर जो है बताना है कि कौन सा वायर लाइटर है, भाई कौन सा वायर हल्का है। ठीक है, दूसरी चीज आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का यूज ओवरहेड केबल के लिए यूज क्यों किया जाता है। तो देखो, अगर आपको पहली चीज बताना है कि कौन सा वायर लाइट है कौन सा वायर हल्का है, तो इसके लिए आपको समझना होगा भाई W इज इक्वल टू भारी, मतलब वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो g तो भाई सभी के लिए सेम है अर्थ पर। ठीक, तो जो वेट होगा इस बार किस पे डिपेंड करने वाला है, मास पर। क्लियर है? तो हमें चेक करना है कि मास ऑफ कॉपर ज्यादा होगा सेम लेंथ सेम रेजिस्टेंस के लिए, या फिर मास ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज हमें थोड़ा सा जो है ना पता करना है। तो क्या करें अभी इस केस में, तो सबसे पहले हमें मास, जब भी मेरे पास आता है मास तो भाई मेरे दिमाग में तो एक ही फॉर्मूला आता है दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। डेंसिटी को जो है मैं D से रिप्रेजेंट करूंगा बिकॉज रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मास का फॉर्मूला, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं A इंटू एल, डेंसिटी को मैंने लिख दिया जो भी रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास गिवन है उसको D। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, कौन सा स्टेप आगे लूं सो दैट यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस वगैरह की टर्म में कंक्लूड कर पाऊं। तो एक काम कर सकते हैं अपन कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, बोला लेंथ कांस्टेंट है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है।
क्या एरिया के बारे में कुछ स्टेट है? नहीं। तो मैं एरिया को रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख देता हूं। तो मैं जानता हूं भाई R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन आर। ठीक है, तो M इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर इंटू एल इंटू डी। तो यहां से आप देखेंगे कि मास का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू एल स्क्वायर इंटू डी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला बन गया है कि नहीं? तो अगर मैं यहां से इन दोनों का रेशियो निकालूंगा, से मास ऑफ कॉपर, अगर मैं मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम करता हूं, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि भाई रो ऑफ कॉपर इंटू लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों की सेम है इंटू डेंसिटी, जो भी रिलेटिव डेंसिटी दी है कॉपर की वो मैं यहां पर रख दूंगा अपॉन। यहां पर देखिए अगर एल्यूमिनियम के लिए लूंगा तो यहां पर लिखूंगा रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू डेंसिटी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अभी आप क्या करें, बस सिंपल जो कुछ भी हमें गिवन है उसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी हमारे पास है 2.63 × 10⁻⁸ और डेंसिटी हमारे पास कॉपर की है 8.9 अपॉन 1.73 × 10⁻⁸ और ये हमारे पास गिवन है 2.7 ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी सिंपल देखिए यहां से तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 2.2। ठीक है, तो यहां से देखिए मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो मैं बोलूंगा कि मास ऑफ कॉपर इज 2.2 टाइम्स greater than mass of aluminum because for same value of length and resistance। ठीक है, तो यहां से हमें पता पड़ता है कि एल्यूमिनियम हल्का है और कॉपर सेम लेंथ रेजिस्टेंस के लिए भारी है। तो इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है ओवरहेड पावर केबल्स के लिए। दैट मीन्स जो केबल्स ऊपर से जो हम देखते हैं भाई पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं, उसमें एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट सो दैट दीज वायर्स विल नॉट सैग। हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मतलब इनमें जो है ना कह सकते हैं भाई लूजनेस नहीं आएगी, इनके अंदर स्लैकनेस नहीं आएगी, अदरवाइज वेट के कारण ये ऐसे झुक जाएंगे, इनमें सैगिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। सेकेंड पॉइंट में लिखना ड्यू टू इट्स लेस वेट इट डज नॉट सैग इजीली। भाई ये उतनी जल्दी झूलता नहीं है, लटकता नहीं है। समझ में आया नाउ? तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.17 में हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल मिल रही है और कहा जा रहा है कि आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। हाँ, और ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये मैंगनीन अलॉय के लिए है। तो हमें बताना है कि इस ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए वैसे आपको एज इट इज कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए ये V है और ये I है। तो हम चेक करेंगे कि ये अलॉय के लिए, दैट मींस मैंगनीन अलॉय के लिए हमें ये ऑब्जर्वेशन टेबल बना के दी जा रही है। तो इसमें रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो देखो V अपॉन I, ये मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नाम दे दिया। नाउ तो अभी देखिए ये इतने वोल्टेज पर इतना करंट मिल रहा है, इतने वोल्टेज पर इतना करंट, इतने वोल्टेज पर इतना करंट। तो मैंने R1 को कैलकुलेट किया तो V1 अपॉन I1 निकाला, V1 अपॉन I1, तो वैल्यू आई 19.7 ओम। इसी तरह से R2 कैलकुलेट किया 7.87 डिवाइड बाय 0.4, तो वैल्यू आई 9.67, जिसको मैं अप्रॉक्स 19.7 मान सकता हूं। इसी तरह से मैंने R3 को कैलकुलेट किया 11.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो वैल्यू आ गई 19.7 अप्रॉक्स, 19.7 अप्रॉक्स। अब देखो R5 निकाला, वैल्यू आई 19.7 एग्जैक्ट। इसी तरह से मैंने ये देखो R10 निकाला,
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 98.6, ये यहाँ पर R10 मुझे इसको बोलना चाहिए, R10 98.6 डिवाइड बाय 5, एग्जैक्ट आंसर आया 19.72 और ये भी 19.75। तो इससे अपन क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि भाई यहां पर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम है 0 to 8 एम्पियर करंट के फ्लो होने तक। दैट मीन्स अगर आप इसका VI ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो दिस ग्राफ विल बी लीनियर। कैसा ग्राफ होगा ये ग्राफ हो जाएगा आपका लीनियर। तो यहां से हम एक बात तो समझ में आई कि ग्राफ यहां पे आपको कैसा मिलेगा, लीनियर। और दूसरी बात हमें समझ में आई कि भाई अलॉय कौन सा वाला, ये जो मैंगनीज अलॉय की बात की जा रही है, इसमें आप देख रहे हो कि भाई वोल्टेज, सभी वोल्टेज पर कम से कम 0 to 8 एम्पियर तक आप देख पा रहे हो कि जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, भले ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, भले ही जो है आप वोल्टेज और जो है की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। तो अलॉय जो कि कौन सा वाला मैंगनीज कैसा है, ये आपका ओमिक कंडक्टर है। कैसा है, ओमिक कंडक्टर। दैट मींस ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात आप क्या समझे कि टेम्परेचर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहां पर आप टेम्परेचर भले ही बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर भले ही बढ़ा रहे हो, बट यहां से जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये कैसा होता है, लो, ठीक है। ऑल्दो ये टेम्परेचर वाला पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, बट हम खुद से बता सकते हैं कि भाई जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अलॉय इज वेरी वेरी लो, बिकॉज इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबली चेंज होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ पा रहा होगा। 3.17 अपना क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3.18। इसको हटा दें और नेक्स्ट क्वेश्चन के और हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3.19 में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें सिंपल से आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें कहा जा रहा है 3.19 का क्वेश्चन नंबर ए में कि अलॉयज ऑफ मेटल यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। देखिए आप जानते हो अलॉय किससे मिलकर के बना होता है, अलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं मोर मेटल्स, ठीक है, ठीक ना। तो अभी कह रहा है कि भाई अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है जो कि टू और मोर मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, या फिर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की। मतलब अगर कोई अलॉय है जिसमें कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस आयरन मिक्स्ड है, तो आपसे पूछ रहा है क्या इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, या फिर एक सिंपल आप इन तीनों में से ही कोई एक मेटल ले लें तो उसकी। तो याद रखिएगा कि इस अलॉय की रेजिस्टेंस या मैं कहूं अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, या मैं कहूं ग्रेटर होगी, बिकॉज भाई इन तीनों का जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग होगा। तो फिर प्रॉब्लम जो है हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी। जबकि मेटल्स में, एक सिंगल मेटल में सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। जबकि अलॉय में क्या होगा भाई, अलग अलग तरीके का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी। तो अलॉय में जो रेजिस्टिविटी होगी दैट विल बी ग्रेटर। तो भाई ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका ग्रेटर। नाउ अभी बी ऑप्शन में दिया हुआ है यूजुअली अलॉयज यूजुअली हैव हायर और लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। तो याद रखिए जो अलॉय होते हैं इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है लोअर होता है। हम इससे पहले भी इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन में बहुत बार डिस्कस किया। अल्फा लोअर होता है बिकॉज अलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है या कहूं रेजिस्टिविटी है, ये नेग्लिजिबली चेंज होती है। नेग्लिजिबल चेंज होती है, इसका मतलब इसके बाद लोअर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नाउ अभी ऑप्शन नंबर सी में आप जाएंगे तो मैंगनीज, तो पूछा जा रहा है कि भाई मैंगनीज क्या टेम्परेचर पर, मैंगनीज की जो रेजिस्टेंस है क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। आंसर इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3.17 किया है, उसमें हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो ये इंडिपेंडेंट है। नाउ अभी इसके बाद आप इसका डी ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता है, मतलब गिवन है द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर एम्बर is greater than that of metal by a factor of order of 10^22 और 10^3। तो याद रखिए जो एम्बर जो है, जो कि इंसुलेटर है, उसकी मेटल से 10^22 टाइम्स ज्यादा या 10^22 ऑर्डर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। नाउ
तो एम्बर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है मेटल की कंपैरिजन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 3.20। हाँ, 3.20 पर हमें पहुंचना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.20 हमें गिवन है और इसमें जो है 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे 3.20 के क्वेश्चन नंबर ए को। इसमें आपको गिवन है n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। नाउ तो आपसे कह रहा है कि भाई एक कोई भी सर्किट हम मान लेते हैं। अब इस सर्किट में जो है n रेजिस्टेंसेस हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंसेस लगी हुई है, ठीक है, और सबकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R। तो कह रहा है कि भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, और उसके बाद इनका रेशियो आपको निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। बस इतनी सी बात तो उसने पूछी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो सीरीज में अगर कनेक्टेड होंगी, ठीक है, n रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, अभी मैंने इनका कनेक्शन किया ही नहीं है, ठीक है, ना सीरीज में ना पैरेलल में। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम इफेक्टिव वैल्यू, तो आप क्या करें, इन सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर दें। तो R प्लस R 2R प्लस 3R प्लस 4R प्लस 5R प्लस 6R प्लस NR, है ना। तो अगर मैक्सिमम हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको कनेक्ट करें, और मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो इन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है R/N। क्लियर है, अगर n रेजिस्टेंसेस है तो अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा NR अपॉन R/N। तो NR जो है इंटू N अपॉन R हो जाएगा। तो यहां से आपका N स्क्वायर रेज इज टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3.20 का ए हो गया। इसके बी पॉइंट में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो पूछ रहा है कि भाई आप इनको किस तरह से अरेंज करें कि ऑप्शन आपका मतलब जो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 11/3 ओम आ जाए, ठीक है। आपको ये अरेंजमेंट आप इसको बताना है। फिर पूछ रहा है कि भाई आप इनको कैसे अरेंज करें कि जो कॉम्बिनेशन है आपका वो 11.11/5 ओम आ जाए। फिर पूछ रहा है कि आप इसको कैसे कनेक्ट करें कि जो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 6/11 ओम आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, से आप यहाँ पर ध्यान दो 11/3 ओम आना चाहिए। तो हमने मान के चला अगर तीनों को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 6 ओम आएगा, ठीक है। चलिए तो आपने ऐसा कर लिया कि भाई 1 और 2 को सीरीज में लगा मतलब पैरेलल में लगा के देखा, और 3 को इसके सीरीज में लगा दिया। तो 1 और ये 2, तो अगर आप इन दोनों को पैरेलल जो है, और ये 3, तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, प्लस 2/3 तो इन दोनों का आ गया 2/3, प्लस ये सीरीज में है तो ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये आपका 11/3 ओम, ठीक है। तो अगर आपको जो है ना 11/3 ओम आंसर चाहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आप इस तरह से कनेक्ट करें। और अगर आपको 11/5 ओम चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 और 3 को पैरेलल में लगा दो, 2 और 3 को, ठीक है, और 1 को लगा देना सीरीज में। तो 2 3 और 1, और अगर आप यहाँ से इन दोनों का जो है ना इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा पैरेलल वाले का आ जाएगा आपका 6/5। इन दोनों की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये आ जाएगी 6/5, और प्लस ये सीरीज में है तो आपका ये, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 11/5, ठीक है। नाउ अभी कह रहा है भाई 6/11 कैसे आएगा, तो 6/11 आप इन तीनों को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो आंसर है 1 2 3 ये आपका आ जाएगा 3 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6/11 ओम, तीनों कनेक्ट कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा हुआ है सेवंथ में क्या पूछा हुआ है, अच्छा 3.20 का क्वेश्चन नंबर या कहूं मैं पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। नाउ आपको इस सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए बस इतनी सी बात ध्यान रखिए कि यहां से जो करंट जाएगा, दिस करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अपर ब्रांच एंड इन दिस लोअर ब्रांच। फिर ये करंट जो है ना, जितना जो पूरा करंट जो आएगा वो, जैसे मान के चलिए इस ओवरऑल
लूप से अगर आप देखें कि भाई 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ तो 2 एम्पियर करंट फिर पूरे लूप से फ्लो होगा, भले डिस्ट्रीब्यूट हो लेकिन फिर इकट्ठा होने के बाद 2 एम्पियर करंट इस पूरे लूप से फ्लो होगा, फिर इकट्ठा होगा और 2 एम्पियर करंट इस पूरे लूप से फ्लो होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये पूरा लूप इस पूरे लूप के सीरीज में है, ये लूप इसके सीरीज में है, ये लूप इसके सीरीज में। ठीक है, नाउ तो आप देखेंगे कि अगर जो करंट यहां से जा रहा है वो करंट भी इससे फ्लो होगा, तो ये जो केवल मैं अगर एक लूप की बात करता हूं तो मुझे यहां पर समझ में आता है कि ये इस तरह से है। ठीक है, नाउ तो अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 ओम की रेजिस्टेंस, और नीचे वाले के लिए मैं लिखूंगा ये हो जाएगा 4 ओम की रेजिस्टेंस, और करंट जो है यहां से पास हो रहा है। तो अगर मैं इस पूरे की कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा दैट मीन इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं ना कि 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब इन दोनों को पैरेलल में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8/6 और ये हो जाएगा आपका 2/3। तो इन दोनों का हो जाएगा 2/3। अगर मैं इस पूरे की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो दिस विल बी 2/3 ओम। तो अगर एक लूप की रेजिस्टेंस 2/3 ओम आई है तो इसमें टोटल 4 लूप है, तो 4 लूप की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8/3 ओम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो 8/3 ओम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। यह आपका ऑप्शन नंबर सी था, मतलब क्वेश्चन नंबर। अब हम आएंगे डी पोर्शन पे। अब डी पोर्शन में इसमें दिया हुआ है कि भाई आपको इस तरह से 5 रेजिस्टेंसेस लगा दी डी में। आप देख रहे हो ना, ये 2 3 1 2 3 4 और ये 5। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। कह रहा है कि ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान समझिए कि भाई जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, वही करंट इसमें, वही इसमें, वही इसमें। तो जब सब में एक ही करंट फ्लो हो रहा है तो ये सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, और सीरीज में हम सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5R। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.21। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पर हम बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3.21 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और एकदम कॉन्सेप्चुअल है, घबराना मत, एकदम आसान लगेगा आपको। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सेम पैटर्न में खुद को रिपीट कर रही है, इस सीरीज में 12 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी को कनेक्ट किया गया जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। आपको इस सर्किट में टोटल करंट निकालना है। तो करंट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा E/R प्लस स्मॉल r, जिसके लिए आपको कैपिटल E तो गिवन है, दैट मींस ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, बस R गिवन नहीं है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि इस सर्किट की जो इस सर्किट की जो ओवरऑल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R निकालना है, या मैं कहूं कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकालना है। तो देखिए जरा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप जानते हो कि भाई ये जो सर्किट है ये इनफाइनाइट सीरीज वाली है। कैसी है ये? इनफाइनाइट सीरीज वाली है। तो हमने मान लिया कि मान के चलिए कि इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है ये कितनी है, ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, अब इस तरह से बहुत सारी सीरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी सीरीज। तो अगर आप ये बताइए कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और अगर उस 1 लाख रुपए में मैं 10 पैसे ऐड कर दूं तो कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। वो 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए 10 पैसे दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं ना, समझे ना। या मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें मैं 1 रुपए और ऐड कर दूं तो मैं 1 लाख रुपए इज इक्वल टू 1 लाख 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। तो बस यही हमें करना है। तो मान के चलिए इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R। लेकिन अगर मैं इस सर्किट में सिर्फ ये 1 यूनिट और ऐड कर दूं तो ओवरऑल मतलब 1 लाख रुपए में 1 रुपए और ऐड कर दूं तो ओवरऑल अमाउंट में मेरा कोई चेंज तो नहीं आया। हाँ, इफेक्टिव चेंज कुछ नहीं आया ना। चलिए, तो मैंने क्या किया कि भाई इस सर्किट में 1 यूनिट और ऐड कर दिया ऐसे, ठीक है, ओके। नाउ तो अभी देखिए ये A, ये B और यहां पर कुछ भी पॉइंट C, D, E, F जो भी आपका मन करे वो मान लो। नाउ हमें क्या करना है अभी, तो देखो मैंने क्या कहा आपसे कि जो R है
दिस आर मस्ट बी इक्वल टू, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, तो अगर मैं इस आर में इस पूरे सर्किट में एक यूनिट और ऐड कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू आर प्लस 1 न्यू यूनिट, एक यूनिट और मैं ऐड इसमें कर दे रहा हूं, ठीक है। उससे क्या होगा कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है इसकी, आर, तो ये आर, ये जो आर है ये इसमें एक यूनिट और ऐड कर दूं तो उसके बराबर ही होना चाहिए। तो देखिए यहां से करंट गया मान के चलिए आई, अब ये करंट आई इस रेजिस्टेंस में जाएगा, ये करंट आई इस रेजिस्टेंस में गया 1 में, तो 1 प्लस, ठीक है। अब ये करंट आई को दो रास्ते मिल गए, एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा, दैट मींस ये दोनों जो है ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो करंट आएगा उन दोनों का करंट फिर लास्ट में इसमें से जाएगा, तो ये 1 सीरीज में है इन दोनों के, और इन दोनों का मिलकर करंट फिर इसमें जाएगा, तो ये वाला 1 भी सीरीज में है, ठीक है। मतलब ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में है 1 और R, तो उसका कॉम्बिनेशन निकालें कैसे आएगा, 1 इंटू R अपॉन 1 प्लस R, तो 1 इंटू R को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल R, तो R अपॉन R प्लस 1, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आ जाएगा इतना। चलिए तो R इज इक्वल टू, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, एलसीएम लूंगा तो ये आपका हो जाएगा इतना, अपॉन में आ गया R प्लस 1, ठीक। तो यहां पर R प्लस 1 का इंटू इससे हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस ये R हो जाएगा, ये आपका 3R प्लस 2 हो गया। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर माइनस, हाँ जी, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको R की वैल्यू जो मिलेगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट विल बी 1 प्लस माइनस √3, ठीक है। नाउ एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार आपको माइनस साइन लेना है, बट आप जानते हो कि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, हाँ, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो R की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 प्लस √3, R इज इक्वल टू 1 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट विल बी 2.732 ओम। तो यहां से मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू मिल गई, दैट मींस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मुझे मिल गई। अब ये करना है, अभी इस इक्वेशन में फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करके करंट निकालना है, तो 12 अपॉन, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं ना, आप मान के चलो यहां से कनेक्ट कर दो, ठीक है। नाउ तो 12 अपॉन ये 2.732 प्लस 0.5, तो आपका I इज इक्वल टू 12 अपॉन 2.732 0.5 हो जाएगा आपका 3.232। I इज इक्वल टू करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके, जो भी करंट की वैल्यू आए वो आप इसको निकाल देना। अगर मैं यहां से चेक करूं आंसर से, तो करंट की वैल्यू जो हो जाएगी दैट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट राइट नाउ, सो ये हो जाएगी 3.713 एम्पियर, ठीक है। नाउ तो ये आपका हो गया बढ़िया सा क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3.22। क्वेश्चन नंबर 3.22 एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है बट थोड़ा सा लेंदी है, तो आप एकदम पेशेंस के साथ इसको समझें, देखें, आपको सब समझ में आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है फिगर 3.3 शोज पोटेंशियोमीटर विद अ सेल ऑफ 2 volt EMF and internal resistance 0.4 maintains potential difference across wire AB, ठीक है। तो भाई याद रखिए, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी सेल एक्सपेरिमेंटल है, कौन सी मेन हमारी ड्राइवर सेल है, तो याद रखिएगा भाई जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, क्या कहा कि जो सेल इस वायर AB में करंट फ्लो कराएगी या कहूं इस वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, उसी सेल को हम मेन सेल या ड्राइवर सेल कहते हैं, और बाकी जो बची हुई सेल को हम एक्सपेरिमेंटल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल सेल, ठीक है। नाउ तो अभी ये वाली सेल हमारी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये वाली सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, तो ये वाली सेल आपकी कैसी है? ये आपकी ड्राइवर सेल है। नाउ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट
हाँ देखो उसमें कह रहा है स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट। कह रहा है कि एक और स्टैंडर्ड सेल है जो कि 1.02 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन करती है, मतलब खुद का पोटेंशियल, खुद का जो ईएमएफ है ये नहीं गिरने देती। बोला सर ये भी मेंटेन कर रही है, ये भी मेंटेन कर रही है, तो ये वायर के क्रॉस मेंटेन कर रही है और ये अपना खुद का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है फॉर अ सर्टेन लेंथ। ठीक है, नाउ गिव्स बैलेंस पॉइंट एट लेंथ 67.3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो एक्सपेरिमेंटल सेल है, अगर हम इसको गैल्वानोमीटर जॉकी वगैरह से कनेक्ट करते हैं तो 67.3 सेंटीमीटर पर आपको मिलता है बैलेंस लेंथ। ठीक है, नाउ टू एंश्योर वेरी लो करंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, कि भाई स्टैंडर्ड सेल से, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेल हम पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं ये कुछ समय के लिए तो आपको कांस्टेंट करंट देती है, बट अगर करंट जो आपने एक बार में थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर लिया तो ये जो है ना आपको कांस्टेंट करंट नहीं दे पाएगी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो भाई आपको करना है टू एंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल ए हाई रेजिस्टेंस, यहां से एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी गई, यहां पर इस सर्किट में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी गई 600 किलो ओम की। ठीक है, नाउ विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट, द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई। ठीक है, कह रहा है कि भाई स्टैंडर्ड सेल मतलब पहली बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको E1 मिल गया, कितनी बैलेंस लेंथ पर, E1 मिल गया, E1 तो गिवन है 1.02 वोल्ट। ठीक है, और L1 मिल गया 67.3 सेंटीमीटर पे। फिर कह रहा है आपने E1 को रिप्लेस कर दिया E से, मतलब इस सेल को हटा दिया, बोला तुम्हारा काम हो गया, बैलेंस लेंथ वगैरह मिल गया। अब आपने इस सेल को रिप्लेस कर दिया E से, अननोन ईएमएफ वाली सेल से। ठीक है, और फिर आपको बैलेंस जो लेंथ है, ये बैलेंस लेंथ मिली 82.3 हाँ सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इस E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा, एक्चुअल में अगर मैं इसको E1 मान लूं, इसको मैं E2 मान लूं, तो हमने पढ़ा है बैलेंस लेंथ का फॉर्मूला E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो यहां से अगर मैं, तो E2 क्या है मेरी E, तो अगर मैं यहां से E की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगी E1 इंटू L2 अपॉन L1। फर्दर सॉल्व अगर मैं इसको करूंगा तो मैं यहां पर जो है ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए डायरेक्ट आंसर आप लिखिए। E1 की वैल्यू है आपको 1.02 इंटू L2 की वैल्यू है 82.3 सेंटीमीटर अपॉन L1 की वैल्यू है 67.3 सेंटीमीटर। तो यहां से जो E1 है, जो E है वो आ जाएगा आपका 1.25 वोल्ट। मुझे माफ करना भाई, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ तो ईएमएफ आपको मिल गया, ये E मिल गया। पर्पस ऑफ 600 किलो ओम, भाई ये 600 किलो ओम का क्या पर्पस है, तो इसका पर्पस है कि भाई पहली चीज ये आप यहां पर सेकंड पार्ट में डाल दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखिए इस 600 किलो ओम के दो मेन मोटिव हैं कि एक तो कि देखो बैलेंस पॉइंट पर जब गैल्वेनोमीटर होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर जो है बैलेंस पॉइंट से थोड़ा बहुत भी इधर उधर आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर में हाई करंट फ्लो होने के चांसेस बने रहते हैं। तो अगर इस सर्किट में 600 किलो ओम दैट मींस 6 लाख ओम की रेजिस्टेंस अगर लगी रहेगी तो इस गैल्वेनोमीटर में वैसे भी बहुत ही कम करंट आएगा, सो इट विल प्रोटेक्ट आवर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे 600 किलो ओम, पहली चीज 600 किलो ओम रेजिस्टेंस विल मेंटेन वेरी लेस करंट, बहुत थोड़ा सा करंट ये मेंटेन करेगा, ज्यादा करंट इसमें ड्रॉ नहीं होने देगा, विल मेंटेन वेरी लेस करंट इन ड्रिवन सर्किट। भाई ये दूसरी वाली जो सर्किट है, नीचे वाली सर्किट जो है सेकेंडरी सर्किट, इसमें जो है ज्यादा करंट फ्लो नहीं कराने देगा, एज वेल एज या और इट विल प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट, और ये हाई करंट से भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है इस बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस। तो भाई पूछ रहा है क्या हाई रेजिस्टेंस लगाने से बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट आएगा? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। भाई बैलेंस पॉइंट से कोई इफेक्ट, मतलब बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस करंट को रोकती है, करंट को कम ज्यादा करती है, बट बैलेंस पॉइंट पर इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, तो आप लिखेंगे नो बिकॉज एट बैलेंस पॉइंट नो करंट फ्लोज इन सेकेंडरी सर्किट।
ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। चलिए फोर्थ की हम बात करेंगे। तो अभी फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल से? क्या इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कम ज्यादा करोगे तो उससे बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा? आंसर इज यस, बिकॉज अगर इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस अफेक्ट होगी तो फिर क्या होगा कि भाई पूरे सर्किट का ही करंट चेंज हो जाएगा, पूरे सर्किट का करंट चेंज होगा तो बैलेंस पॉइंट की वैल्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, वुड दिस मेथड वर्क फॉर ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ 1.0 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। देखिए यहां पर ड्राइवर सेल जो है ना वो 2 वोल्ट ईएमएफ वाली यूज की है, तो कह रहा है कि अगर मैं 1 वोल्ट की ड्राइवर सेल यूज करता हूं तो क्या होगा, क्या ये मेथड वर्क करेगा? तो आंसर इज बिल्कुल नहीं करेगा। नो, बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी फाउंड ऑन वायर AB। फिर ये जो बैलेंस पॉइंट है ना ये आपको इस वायर AB पर नहीं मिलेगा। याद रखिए ड्राइवर सेल अगर एक्सपेरिमेंटल सेल से छोटी होगी तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा, है ना, तो उसको बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है ना, ग्रो अप। नाउ अभी सिक्स्थ जो आपको गिवन है वो उसमें क्या पूछा जा रहा है, कैन बी फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली ओम प्रॉपरली बाय दिस मेथड। तो भाई आपसे कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो क्या मिली ओम्स मतलब बहुत छोटी सी 10⁻³ वोल्ट के ऑर्डर में इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। या मैं कहूं यस कर सकते हो बट नॉट प्रिसाइजली। ठीक है, या बट विद एरर्स, लार्जर चांसेस ऑफ एरर। क्योंकि अगर आप जो है ना बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, मतलब बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, तो जो बैलेंस पॉइंट है ना आपको इस एंड ए के बहुत क्लोज मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लोज। ठीक है, तो आपको जूम इन करना पड़ेगा, मतलब वायर की लेंथ फिर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप इससे मेजर करते हो तो आपके एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा नो वी कैन नॉट मेजर few millivolts प्रिसाइजली। मतलब आप मेजर तो कर सकते हो लेकिन सही से मेजर नहीं कर सकते, एरर जो है बनी रहेगी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई हम मेजर नहीं कर पाएंगे, और अगर बोलो कि हम मेजर करेंगे तो फिर आपकी एरर जो है बहुत ज्यादा होगी। तो मैं इसका अगर मुझसे पूछो बोला सर लिखना क्या है, तो आप लिख दीजिए भाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3.23 पर हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.23 में हमें गिवन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फिगर शोज पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये सर्किट बताई जा रही है फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज। मतलब अभी तक हम सेल का ईएमएफ कंपेयर कर रहे थे, बट इस सर्किट में आपको बताया जा रहा है कि ये सर्किट जो है ना 2 रेजिस्टेंसेज को कंपेयर करने के लिए ड्रॉ की गई है। ठीक है, मतलब इस सर्किट में हम R की वैल्यू को और X की वैल्यू को, जो कि रेजिस्टेंसेज हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे। द बैलेंस पॉइंट विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू गिवन है 10 ओम। तो भाई अगर 10 ओम के लिए अगर हम बैलेंस पॉइंट ढूंढे तो आपको मिलेगा कहां पर, मिलेगा भाई कितनी डिस्टेंस पर, 58.3 सेंटीमीटर। समझाता हूं भी, टेंशन मत लो। ठीक है, और अगर मैं X के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करता हूं नीचे वाली रेजिस्टेंस के लिए, तो ये मिलेगा मुझे अप्रॉक्स 68, मतलब यहां से 68.5 सेंटीमीटर पे। तो आपको जो है पता करना है कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस X, इस X की वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड बैलेंस पॉइंट विद गिवन सेल ऑफ ईएमएफ E ऑन दिस वायर। अगर आपको जो है ना इस वायर पर बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है इस सेल का, तो फिर आप क्या करेंगे? तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अभी तक आपने पढ़ा कि एक सेल लगी होती है, फिर उसका जो है ईएमएफ आपको निकालना होता है ना, या उस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई ऊपर वाली सर्किट तो ठीक है, ये वायर जो है मेन ये ड्राइवर सेल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। अभी क्या है ना कि ये आपके पास एक सेल लगा दी और मान के चलो इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दी कैपिटल R, ठीक, और ये गैल्वानोमीटर, और ये इस तरह से आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या था कि पहले जो है ना करंट सिर्फ इसमें फ्लो हो रहा था, अब करंट जो है ना
इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी जा रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट जा रहा है, तो अगर करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल जो है ड्रॉप होगा, ठीक है। तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, B इज इक्वल टू, इसमें जो भी करंट होगा दैट विल बी I इंटू आर। हमने यहाँ पर टू वे की लगा रखी है ना, इसका मतलब ये है कि हम एक बार इसको क्लोज कर सकते हैं, एक बार इसको क्लोज कर सकते हैं, तो एक एक बार रीडिंग ले लेंगे। अब मान के चलिए, ठीक है, तो आपको इस तरह से इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह से आप अगर जो है एक्स को कवर करते हैं, या एक्स को जो है ना इसको सर्किट से बाहर कर देते हैं और इसको सर्किट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो एक्स में से करंट फ्लो होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी I इंटू एक्स, होता है ना करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो बस वही आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लें भाई E1 अपॉन E2 लिख लें, या फिर मैं सिंपल आपसे कहूं कि भाई दोनों का अगर आपने कंपेयर कर लिया तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ठीक है, या चलो मैं यहाँ लिख लेता हूं VR, या सिंपल V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। तो V2 को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू एक्स, ठीक है। V क्या होता है, I इंटू आर, मतलब रेजिस्टेंस, और ये देखो I इंटू आर इज इक्वल टू L2 की वैल्यू 68.5, L1 की वैल्यू 58.3, I से I कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू 68.5 अपॉन जो 58.3। यहाँ पर देखो x R की वैल्यू क्या है 10, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो यू विल गेट आंसर 11.75 ओम, ठीक है। चलिए अब आपसे सेकंड पॉइंट इसमें पूछ रहा है, व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड आउट बैलेंस पॉइंट एट दिस वायर ए बी विद दिस सेल ई। आप क्या करेंगे अगर आपको बैलेंस पॉइंट इस ए बी पर नहीं मिला इस सेल ई के लिए, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस वायर, ये जो रेजिस्टेंस एक्स और आर है ना, इनके अंदर करंट की वैल्यू को कम कर देंगे, बिकॉज ये तो अपने आप कम नहीं होगी, ये फिक्स है, तो इनके अंदर करंट की वैल्यू कम कर देंगे तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कम, ठीक है, इन रेजिस्टेंसेस के लिए। तो क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस करंट इन एक्स और आर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 3.24, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है कि भाई 2 वोल्ट का एक पोटेंशियोमीटर, दैट मींस इस पोटेंशियोमीटर में 2 वोल्ट की एक ड्राइवर सेल यूज हुई है। कैसी ड्राइवर सेल यूज हुई है। नाउ अभी इस वायर में क्या है, ये वायर ए बी है, ठीक है, ये वायर ए बी है, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको इस सेल की 1.5 वोल्ट वाली सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को कैलकुलेट करना है। हाँ, अभी आपको समझना यह है कि 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल है, ये वायर ए बी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, जो कि एक्सपेरिमेंटल सेल है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सेल के साथ लगाई हुई है 9.5 ओम की, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है देखिए, अगर जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है, इस सर्किट में कनेक्टेड नहीं थी, तो आपको बैलेंस पॉइंट ना ओपन सर्किट में, देखो ये कनेक्टेड नहीं थी, तो ओपन सर्किट में आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा था 76.3 सेंटीमीटर पे। दैट मींस ये आपकी पहले वाली कंडीशन है, तो मैंने इसको मान लिया L1। ये मत सोचना ये पहले लिखा है तो ये L1 हो जाएगा, ये दूसरे में लिखा है तो L2 हो जाएगा, यही गड़बड़ कर देते हैं बच्चों, काम खत्म हो जाएगा। नाउ अभी क्या कह रहा है, अभी क्लोज्ड सर्किट में, कहां पर, क्लोज्ड सर्किट में, ये सर्किट क्लोज हो गई, ठीक है। या कहें कि व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इस क्लोज सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया, तो उसके बाद जो बैलेंस पॉइंट है वो मिला 64.8 सेंटीमीटर पे, तो ये हो गया आपका L2। अब आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, बस ये फॉर्मूला आप लगाइए, आपका जो है ना काम हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको अगर आप वैल्यूज जो है प्लेस करेंगे इसकी, तो आपको आंसर इसका मिलेगा, मतलब आप इसकी वैल्यूज को पुट करें बस, और कोई काम आपको इसमें नहीं करना है। सो यू विल गेट द आंसर भाई 9.5 इंटू L1 की वैल्यू है 76.3 माइनस 64.8
अपॉन 64.8, तो यहां से आपको जो आंसर है ये मिल जाएगा 1.7 ओम। ठीक है, तो ये हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। समझ में आ गया नाउ? तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए वेट कर रही हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे सेशन, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।